नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। बनारस के बेनियाबाग मैदान में अगर नरेंद्र मोदी को रैली करने की इजाजत मिल गई होती तो मोदी की बनारस यात्रा न तो ऐसे इवेंट में तब्दील हो पाती, न ही मोदी को अपने लिए सहानुभूति पैदा करने का मौका मिलता। कल शाम से लेकर अब तक बीजेपी नेताओं ने बनारस के डीएम से लेकर चुनाव आयोग तक पर ताबड़तोड़ हमले किए, साजिश और सांठगांठ के संगीन आरोप लगाए। बनारस में बीएचयू के बाहर सुबह से शाम तक हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम, बनारस से दिल्ली तक बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन और बनारस से 12 किलोमीटर दूर रोहनिया की रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से लेकर चुनाव आयोग तक पर मोदी का हमला। यह सब हुआ बेनियाबाग में रैली की इजाजत न मिलने के विरोध में। मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि जनता जिन्हें हरा चुकी है उन्हें चुनाव आयोग जिता नहीं सकता। बनारस के डीएम से लेकर चुनाव आयोग तक ने बीजेपी के आरोपों पर सफाई दी, अपने फैसले को सही। लेकिन बीजेपी और मोदी के लिए तो आज का दिन इसे एक सियासी इवेंट बनाने का दिन था, सो बना दिया। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने एक सुर में बीजेपी के इस विरोध को सियासी नौटंकी करार दिया और इधर टेलीविजन पर दिन भर मोदी की रैली, मोदी का भाषण, मोदी के हमले, मोदी के लिए धरना और बनारस के हुजूम का लाइव टेलीकास्ट होता रहा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रैली पर रोक मोदी के लिए फायदेमंद साबित हुई और क्या मोदी की रैली पर रोक फिक्स थी? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए आज क्या हुआ लगातार दिन भर बनारस में। कांग्रेस पार्टी समझ रहे, जनता ने आपको हरा दिया है, इलेक्शन कमीशन आपको जिता नहीं पाएगा, कतई जिता नहीं पाएगा। और इलेक्शन कमीशन आत्ममंथन करें, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की लोकतंत्र में भारत की गरीब से गरीब जनता की जो आस्था है उसको चोट पहुंचे, ऐसा कोई बात आपके हाथों से नहीं होना चाहिए। काशी क्षेत्र में वैसे तो मुझे और सभाएं करनी थी, लेकिन जो लोग बड़े परेशान हैं मोदी से, उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया, ऐसा मैच फिक्सिंग किया कि इलेक्शन कमीशन ने मोदी को काशी में सभा करने से रोक लिया। क्या अकेले बनारस में ही सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ गया क्या? और क्या ये बाप बेटे की सरकार एक इंसान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती क्या? एक इंसान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती? ये दिल्ली में बैठी हुई माँ बेटे की सरकार क्या एक इंसान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं? और दूसरा, अरे मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, आप क्यों परेशान हो? बनारस के सियासी मिजाज की तपिश से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर रोहनिया में नरेंद्र मोदी जब बोलने आए तो मुद्दा रैली पर लगी रोक का था। आवाम को आसमानी सपने दिखाए, दनादन हमले शुरू किए, कभी चुनाव आयोग पर साजिश का इल्जाम लगाया तो कभी समाजवादी पिता पुत्र की सरकार पर फिक्सिंग का आरोप मढ़ा और अपने मौन की ताकत का पूरा शोध पत्र भीड़ के सामने सुना डाला। अरे मोदी की वाणी से ज्यादा मोदी के मौन में भी ताकत है। बेनियाबाग यानी मुस्लिम इलाके में जाने की मंजूरी नहीं मिली थी तो मंच पर आते ही एक संकेत दे दिया मोदी ने। आजाद हिंद फौज में सिपाही रहे 115 साल के बुजुर्ग कर्नल निजामुद्दीन के पांव छूकर। खैर, मोदी को रैली करने से रोकने के सवाल पर दिन भर बनारस की सड़कों पर धमा चौकड़ी होती रही। 43 डिग्री तापमान में बीएचयू गेट पर अमित शाह और अरुण जेटली ने धरना दिया। कैमरों के सामने कार्यकर्ताओं की भीड़ में पिसते बनारस की कराह भी राष्ट्रीय सुर्खियां बनती रही। इसीलिए विरोधियों को लगने लगा कि मोदी को रैली से जितनी कवरेज नहीं मिलती उससे ज्यादा रैली पर रोक लगने से मिल गई। अब इन्होंने आपसी अंदरूनी मिली भगत के तहत ही जानबूझकर कल से यहाँ वाराणसी में एक नया षड्यंत्र व नाटकबाजी करनी शुरू कर दी है। ये परमिशन चाहते नहीं थे, क्योंकि जब परमिशन मिल गई है तो करो जाके गंगा जी पे पूजा। गंगा जी की पूजा नहीं करना चाहते, गंगा जी पे राजनीति करना चाहते हैं। सियासी हमलों से बेपरवाह मोदी के निशाने पर चुनाव आयोग है। निष्पक्षता पर सवाल उठे तो आयोग ने भी शालीन सफाई पेश की बनारस के डीएम की रिपोर्ट का बचाव करके। इतनी फास्ट अनुमति शायद ही किसी
जनपद में होती हैं। 2 अनुमतियां अभी 5:20 पे आई हैं और लेस देन 4 आवर्स में 9 बजे अनुमति हैज बीन डन, लेस देन 4 आवर्स। अगर बनारस के डीएम की बातों में जरा भी दम है तो सवाल उठते हैं कि क्या चुनावी फायदे के लिए मोदी और उनकी सेना बनारस से दिल्ली तक लड़ती रही आखिरी युद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कि बनारस में मोदी को अगर रैली की इजाजत नहीं मिली, इसे मोदी ने, बीजेपी ने क्या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया? क्या जिस ढंग से पूरे दिन बनारस में और अभी भी बनारस में जिस ढंग से मोदी समर्थकों ने, बीजेपी के नेताओं ने जिस ढंग से रोड शो किया, जिस ढंग से सुबह सत्याग्रह के नाम पर हजारों की भीड़ जुटाई, क्या ये सब इसलिए क्योंकि मोदी को रैली की इजाजत नहीं मिली या पर्दे के पीछे मकसद कुछ और था, किसी बहाने सियासी फायदा उठाना था? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। बनारस से हमारे साथ हैं आशुतोष, आम आदमी पार्टी के नेता। नलिन कोहली बनारस से मौजूद हैं, जो लगातार मोदी के काफिले में दिखते रहे हैं और जो रणनीति बनाने के लिए जो नेता मौजूद हैं उनमें से एक हैं मीम अफजल, कांग्रेस के प्रवक्ता, रविदास मेहरोत्रा लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता, और सुदीन भदौरिया बीएसपी के प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल नलिन कोहली जी, रोड शो की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की, और उसके पहले सुबह से हमने सत्याग्रह की तस्वीरें भी देखी, आप लोगों की भी तस्वीरें देखी, कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की करते हुए, भीड़ के बीच अरुण जेटली से लेकर अमित शाह तक। मुझे लगता है रैली की इजाजत न मिलना और उससे जितना सियासी माइलेज ले सकते थे और एक सड़क मार्ग को जिस ढंग से रोड शो में तब्दील कर दिया, तो लगता है कि एक स्क्रिप्ट थी जो बीजेपी ने तैयार की। रैली की इजाजत न मिलने को बीजेपी ने पूरी तरह से इनकैश कर लिया। नलिन कोहली, स्क्रिप्ट आप इसे बुला सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन इस स्क्रिप्ट को हमने तो नहीं लिखा। स्क्रिप्ट तो लिखा गया हमारी पार्टी जो है उस स्क्रिप्ट की वजह से। जो आप स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी प्रत्याशी हैं, क्या वाराणसी भी नहीं आएंगे? हमने तो परमिशन मांगी, परमिशन नहीं दी गई, तो इसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हुए? हम लोगों ने अपना धरना किया, एक सॉर्ट ऑफ सत्याग्रह किया, और वहां पर कोई ऐसी बात हमने नहीं की उटपटांग। और इसके बाद अब मोदी जी आए हैं दफ्तर जाए। नलिन कोहली, परमिशन आपको बेनियाबाग में नहीं दी गई, परमिशन आपको वैकल्पिक जगह पर दी गई नलिन कोहली। और अभी भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से आईबी का जो भी इनपुट था या जो भी डीएम ने जो राज्य सरकार के अधिकारियों से बात की, चूंकि बेनियाबाग बहुत संवेदनशील इलाका है, 91 में पहली रैली वहां हुई थी बीजेपी के उम्मीदवार की ही, श्री चंद्र दीक्षित की, और उसके बाद वहां कुछ घटना भी हुई, सेंसिटिव इलाका है। आपको उन्होंने वैकल्पिक जगह दी, लेकिन आपको लगा कि उस जगह को लेने से इनकार करके ये जो तस्वीरें बनारस से आ रही, इसमें ज्यादा फायदा मुफीद लगा, इसलिए आपने ये रास्ता अख्तियार किया। नलिन कोहली, यही आपके विरोधी कह रहे हैं। अजीत जी, ये आरोप जो है निराधार इसलिए है क्योंकि थोड़ा तथ्यों से परे है, और इस पर हमारी एक प्रेस रिलीज भी आने की संभावना है। लेकिन इतना जरूर मैं आपसे कह सकता हूं कि हम लोगों को बेनियाबाग के लिए परमिशन मिल रहा था, हमें ऐसे हम आश्वस्त भी थे। ये तो बाद में किन कारणों से सडनली तय किया रिटर्निंग ऑफिसर ने कि नहीं देंगे वो, और जेटली जी इसी को लेके 4 पत्र उन्होंने कल लिखा। दूसरी बात, आप जो वैकल्पिक बात कर रहे हैं, जो हमें विकल्प दिया जा रहा था 600 से 1000 लोगों के वहां पर रैली करने की, और इसी चुनाव के चलते 2014 के चलते क्या यहाँ बेनियाबाग में और रैलीज नहीं हुई हैं? क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी रैली नहीं हुई? लेकिन 22 साल में बीजेपी की रैली शायद नहीं हुई है, जो जानकारी है नलिन कोहली। और आप लोग चाहते थे 1 लाख लोग और 10,000 गाड़ियां। 22 साल में कई सौ रैलियां बेनियाबाग में पिछले 23 सालों में हुई हैं। तो मुझे नहीं समझ आया कि आज जाकर ये सेंसिटिव कैसे हो गया। तो ये जो आरोप है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको प्रशासन से पूछना पड़ेगा। चलिए, प्रशासन तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन जरा पूछते हैं बाकी लोगों से, क्योंकि अलग अलग राय है। इस बीच मायावती ने, चूंकि एक नया मामला मायावती ने उठाया है कि एक तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी की अंदरूनी मिलीभगत है, ये फिक्स है, और ये एक तरह से नाटकबाजी है। सुदीन भदौरिया, नलिन कोहली को आपने सुना, आशुतोष और बाकी मेहमान आपके पास भी आऊंगा। सुदीन भदौरिया, ये मायावती ने एक नई फिलॉसफी दी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की अंडरस्टैंडिंग है, फिक्स है। ये कौन सी थ्योरी है सुदीन भदौरिया? देखिए, आपको मालूम है पिछले 7-8 महीने से, और उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर कांड हुआ, उसके पहले
जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद के लोग और उस समय मुलायम सिंह और मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, जिस तरह से ये लोग गलबैया हुए, और फिर उसके बाद हमने देखा कि मुजफ्फरनगर कांड हुआ। उसके पहले भी कई उत्तर प्रदेश में 100 से ऊपर ज्यादा दंगे हो चुके थे, एक माहौल बनाया जा रहा था। पर मैं इसकी एक पृष्ठभूमि और बतला दूं अजीत जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने ही सबसे पहले कहा था कि हम बाबरी मस्जिद पे देखेंगे कि परिंदा पर नहीं मारेगा, और हमने देखा आज जब मोदी जी निकल पड़े वहां पर, और वहां पर वो उसी तरह का वृत्तांत फिर से देखने को मिल रहा था जैसा जब ये लोग अयोध्या में गए थे और उन्होंने बाबरी मस्जिद ढाई थी। मैं ये कहना चाहता हूं, आज इन्होंने चुनाव आयोग को न मानकर, चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए, उसकी भर्त्सना करते हुए और किसी भी तरह से संवैधानिक संस्थाओं को न मानते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर इनको मौका मिलेगा तो देश में न संविधान बचेगा न लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए बहन मायावती जी कह रही हैं कि सपा इस तरह का माहौल और ये मिलकर बना रहे हैं ताकि पूर्वांचल में जहां चुनाव होने जा रहा हो वहां पर ध्रुवीकरण हो, ध्रुवीकरण से चुनाव में ऐसे वातावरण पैदा हो जाए, एक तरफ ये रहे एक तरफ वो। चलिए हो गया, आपने अपनी बात कह दी। आ रहा हूं आशुतोष और नीम अफजल आपके पास, उससे पहले रविदास मल्होत्रा। जैसे जानते हैं इन लोगों को, ये लोग नाकाम कर देंगे, उत्तर प्रदेश के लोग इनको नाकाम करेंगे, नाकामयाब रहेंगे ये। रविदास मल्होत्रा, एक संगीन इल्जाम लगा दिया गया है, कहा जाता है बीजेपी से मुलायम सिंह यादव के अच्छे रिश्ते हैं, राजनाथ सिंह से भी अच्छे रिश्ते हैं। मायावती ने कहा दिया ये फिक्स है कि आपने इजाजत नहीं दी, बीजेपी ने उसका फायदा उठाया और एक तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश, और दिन भर हम तस्वीरें देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ हो रहा है बनारस में। रविदास मल्होत्रा, आ रहा हूं आशुतोष और मीम अफजल आपके पास। रविदास, देखिए पूरा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी ने मिल करके 3 बार सरकार बनाई है। 3 बार मायावती बीजेपी के साथ मिलकर के प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, तो बीजेपी और बीएसपी की साठगांठ है। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये पूरा आज ड्रामा किया है। जब उनको कल गंगा की आरती करने की अनुमति मिल गई तो उन्होंने वहां पर आरती क्यों नहीं करी? उनको अनुमति मिल गई कि 150 लोगों की वो मीटिंग करें, वो उन्होंने कार्यक्रम नहीं किया। अगर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की हवा है, अगर नरेंद्र मोदी की हवा है तो स्थल चेंज करने पर वहां मीटिंग करने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? चलिए रविदास मल्होत्रा, अगर रविदास मल्होत्रा के आरओ और हो गया, आपने अपनी बात कही। रविदास मल्होत्रा है, इस बीच आपको कह दे, रविदास मल्होत्रा एक सूचना दे दें आपको, जिस ढंग से चुनाव आयोग जिसका जिक्र किया सुधीन भदौरिया ने, संवैधानिक संस्था की जिस ढंग से उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, धज्जियां उड़ाई जा रही है। नरेंद्र मोदी ने तमाम तरह के इल्जाम तो रोहनिया की रैली में लगाए इस चुनाव आयोग के बारे में, यहां तक कह दिया कि जनता जिसको हरा रही है चुनाव आयोग उसे नहीं जिता सकता। इसका मतलब बहुत संगीन इल्जाम चुनाव आयोग पर नरेंद्र मोदी ने कई तरह के और भी लगाए, मिली भगत की, फिक्सिंग की। इस बीच आजम खान जो आपकी पार्टी के मंत्री हैं, नेता हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया एक दूसरे किस्म की मिली भगत है। उन्होंने किसी चुनाव आयोग के अधिकारी का नाम लेकर कहा उस अधिकारी और बीजेपी के बीच मिली भगत है। तो एक हर आदमी एक दूसरे के मिली भगत का जिक्र कर रहा है। और आ रहा हूं नलिन कोहली, जरा आशुतोष से भी सुन ले, आशुतोष की थ्योरी क्या है, अरविंद केजरीवाल की थ्योरी क्या है। अरविंद केजरीवाल मोदी से मुकाबला करने के लिए वहां डटे हैं, और इस बीच जिस ढंग से भीड़ जुटी और जो हुजूम और काफिला जुटा है मोदी के आज एक तरह से इस्तेकबाल के लिए, आशुतोष इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अजीत जी, ये पूरा का पूरा जो ड्रामा आज अरुण जेटली और अमित शाह ने किया कि पहले कहा कि 11 बजे वो बैठेंगे और उसके बाद करेंगे, और 45 डिग्री का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाए, और 2 मिनट के बाद ही अरुण जेटली जाकर जो इंडिया जो टीवी टुडे है उसके वैन में जाके बैठ गए, और पता चल गया कि उनका सत्याग्रह करने का तरीका कितना झूठा, कितना फरेबी और कितना गलत था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल इस बात को लेकर यह है कि आखिर बार बार डीएम प्रांजल यादव को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? यह सवाल मैंने बहुत आज सोचने की कोशिश की। दरअसल हो यह रहा है कि दरअसल बनारस के अंदर बैकवर्ड कम्युनिटी का वोट दरअसल बीजेपी को नहीं मिल रहा है, नरेंद्र मोदी को नहीं मिल रहा है, इसलिए बदले की भावना से प्रांजल यादव को निशाना बनाने की कोशिश की गई। यह अपने आप में बड़ी खतरनाक बात है, पोलराइज करने की कोशिश की गई है, और इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन को निशाना नहीं बना रहे, वो बार बार प्रांजल यादव को निशाना बना। प्रांजल यादव का ट्रांसफर करिए, प्रांजल यादव को यहां से करिए, और इनके सत्याग्रह का नाटक आप देखिए। ये कह रहे जब तक प्रांजल यादव नहीं हटेंगे तब तक वो हटेंगे नहीं, और महज आधे घंटे के ड्रामे के बाद अमित शाह
और अरुण जेटली का ड्रामा पूरे देश ने देखा कि इनकी सत्याग्रह करने की आदत नहीं है, इनकी ये अरविंद केजरीवाल की नकल करने की कोशिश कर नहीं पाते हैं। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं भाई, आपने प्रांजल यादव को क्यों निशाना बनाया? चलिए जवाब क्या और दूसरी तरफ रेखा तिवारी के साथ वहां पर आज मारपीट की गई है। तो एक तरफ प्रांजल यादव के खिलाफ बदले की कार्रवाई, दूसरी तरफ रेखा तिवारी के साथ इंदिरा तिवारी वहां टीएमसी की उम्मीदवार है। आखिर ये क्या दर्शाता है? हाँ जी आशुतोष, जरा जवाब लेते हैं, उसके बाद मीम अफजल आपके पास आ रहा हूं। ये एक तरह से ड्रामा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी भी, बाकी नेता भी, नलिन कोहली, कि आपको आरती की इजाजत मिली, आपने आरती की इजाजत के बाद भी आरती करने से इनकार किया। आपको अल्टरनेटिव मैदान मिला, आपने उससे इनकार किया। आपको बुद्धिजीवियों की बैठक की इजाजत मिली, उसमें भी आपने दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि ये सब करने से वो फायदा नहीं होता जो फायदा आप ये जो सुबह से लेकर धरना और अनशन और सत्याग्रह कर रहे हैं। और खास बात जो आशुतोष कर रहे हैं कि लगातार करेंगे जब तक रिटर्निंग ऑफिसर को हटाया नहीं जाएगा। 4 चिट्ठियां जेटली की मेरे पास मौजूद हैं जिसमें प्रांजल यादव पर संगीन आरोप लगाए, और कुछ देर में आप सब लोग सत्याग्रह खत्म करके चले गए, जैसा आशुतोष का भी रहे नलिन कोहली। कई हमारे ऊपर इल्जाम लगे हैं, तो 2-1 मिनट लगेंगे बात पूरी करने में। पहली बात है कि चाहे रविदास जी हो, चाहे सुधींद्र जी हो, इनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बड़ी विचित्र है। सपा कहती है कि हम बसपा से मिले, बसपा कहते हैं कि हम सपा से मिले। मैं ये जनता के ऊपर छोड़ देता हूं। नहीं तो नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फिक्सिंग कर रहा है। तो यही बात नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं जनता की आस्था को चोट पहुंचाने का पाप न करे। मैं नहीं जानता आप किसके दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन आप पक्षपात कर रहे हैं। अजीत जी, आपका एक बयान बहुत अच्छा मुझे लगा था जब आपने कहा था जितनी बढ़िया बैटिंग होगी उतनी बढ़िया बॉलिंग। तो इस बार मुझे थोड़ा जवाब देने का थोड़ा सा अवसर दीजिए, उसके बाद एक नया सवाल पूछ लीजिएगा। बोलिए। अब आ जाते हैं, ये तो रही 2 बातें। तीसरा है, आपने कहा कि हमने मीटिंग्स क्यों नहीं की। इस बात को जानने के लिए कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आप अरुण जेटली जी की चौथी चिट्ठी को पढ़ेंगे तो 8:10 पे हमने कह दिया था कल कि अब हम अपना खुद ही विड्रॉ कर रहे हैं, इतना लेट हो गया है कि अब हमारे को मिलने पर भी हम नहीं कर पाएंगे। उसके 2 घंटे बाद 10 बजे मीडिया के माध्यम से और फिर ऑब्जर्वर से जानकारी मिली कि हमें परमिशन दी जा रही है। जब हमने कहा अब मत दीजिए, पूरा दिन रखाने के बाद, तो ये रहा दूसरा विषय। तीसरा विषय जो ड्रामा और अरुण जेटली जी पे हमारे मित्र बोल रहे हैं, आशुतोष जी, तो पहली बात है, ड्रामा करने का अगर कोई पार्टी इस देश में मतलब सर्वश्रेष्ठ हो तो शायद वो आम आदमी पार्टी ही होगा। उनकी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं नेशनल स्कूल ऑफ थिएटर से प्रभावित है ड्रामा। लेकिन दूसरी बात, अरुण जेटली जी पे उन्होंने टिप्पणी किया, इससे पहले कि वो इस पर और टिप्पणी करना चाहे तो मैं चाहूंगा कहना फ्रंट रूप से, कुछ भी हमारे नेताओं के बारे में कहने से पहले याद कर लीजिए कि ऐसा व्यक्ति केजरीवाल जी जैसा इस देश में नहीं है जो बच्चों की झूठी। चलिए नलिन कोहली, आशुतोष साहब जवाब दें, उससे पहले जरा मैं मीम अफजल के पास जाऊंगा, क्योंकि हम उस स्तर पर मीम अफजल साहब अब तक बोल नहीं पाए। मीम अफजल साहब, दर्शकों को तस्वीरें भी हम दिखा रहे बनारस की, एक तरह से काशी थम गई। ये सुनने में बीजेपी को बहुत अच्छा लगेगा कि मोदी वहां आए, काशी थम गई, बुरा लगेगा आशुतोष को, लेकिन तस्वीरें बनारस से जिस ढंग से आ रही है, रोड शो एक तरह से कहें तो रोड शो की इजाजत नहीं थी, उनको एक रूट दिया गया था जिस रूट से उनको दफ्तर जाना था, रैली की इजाजत नहीं मिली, रैली न कर पाए, लेकिन रोड शो में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद जो तस्वीरें लगातार बनारस की देख रहे हैं, मीम अफजल साहब, ये रैली की इजाजत न मिलना, बीजेपी का उसका इस्तेमाल करना और आप सब पर मिली भगत का आरोप, मीम अफजल। देखिए, हमने किसी मिली भगत का आरोप जो है नहीं लगाया है। अगर आप मेरी बात सुने तो 2-3 पॉइंट हैं, जरा सा उनकी वजाहत कर देता हूं जी। पहली बात तो ये कि इन लोगों ने पहले भी और आज भी ना सिर्फ मौके का फायदा नहीं उठाया और इस्तेमाल नहीं किया चीजों को, सबसे बढ़कर के इन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया बहुत बढ़िया तरीके से, और मीडिया इस्तेमाल हो गया। जिस दिन इनका पहला रोड शो हुआ था, नॉमिनेशन फाइल हुआ था, उस दिन 8 घंटे तक इन्होंने मीडिया को यूज किया था। आज फिर सारे दिन इन्होंने मीडिया को यूज किया। कल रात को ही मैंने ये बात कही थी कि इनका मकसद वहां पर रैली करना है ही नहीं, इनका मकसद ड्रामा करना है, और ये केजरीवाल को भी पीछे छोड़ना चाहते हैं कि किसी भी तरह कवरेज में रहे, बाकी लोग जो हैं बैकग्राउंड में चले जाएं। उस स्ट्रेटेजी में ये कामयाब है और मैं समझता हूँ मीडिया जो है उसके अंदर इस्तेमाल हो गया। दूसरी अहम बात, मीडिया चाहिए, मीडिया बात करते हैं,
और अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और जिस ढंग से कहा जा रहा है कि मोदी की लहर है, कहा जा रहा है मोदी हो सकता है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आए, हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए। अंजुम साहब, या तो आप मेरी बात सुन लें या आप अपनी सफाई दे दें। मैं आपसे सफाई थोड़ी मांग रहा हूँ। मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ। आपने मेरी राय मांगी है, मैंने राय दे दी। जी, आप सफाई क्यों दे रहे हैं? जी जी बोलिए। मैंने तो नहीं कहा आप सफाई दीजिए, और मैंने आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। मीडिया का एक सेक्शन है जो इस्तेमाल हो रहा है, मैं बार बार कहता हूँ और डंके की चोट पर कहता हूँ। चलिए, दूसरी बात ये, सत्याग्रह की इन्होंने बात की, आपने बताया कि घंटा आधे घंटे रहे और टीवी टुडे की वैन में घुस गए। ये भी जरा जहन में रखना चाहिए किसकी वैन में घुसे। नहीं, मैं सत्याग्रह मैं इस बात जिंदगी में किया किसी दूसरे चैनल नहीं करना चाहता हूँ। चलिए अपनी बात करिए। अफजल साहब, हाँ अफजल साहब, देखिए 125 सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए पहले, मैं बोला नहीं आपके बीच में। बोलिए। सत्याग्रह 1925 में आरएसएस बना, 1947 तक इन्होंने जिंदगी में कभी सत्याग्रह नहीं किया। सत्याग्रह तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। उस वक्त तो ये अंग्रेजों की सब चमचागिरी किया करते थे, और जब कभी अंग्रेज इन्हें बंदी करते थे तो माफिया मांग के इनके बड़े बड़े लीडर बाहर आ जाते थे। दूसरी बात, अहम बात सुन लीजिए, जो ये आज मोदी जी ने एक ड्रामा और किया जिस पर आपने तवज्जो नहीं दी। वो तवज्जो ये है कि उन्होंने गंगा मैया से माफी मांगी। अरे अगर जब भगवान से कोई आदमी माफी मांगता है तो मंदिर में जाता है या दिल में माफी मांगता है? ट्विटर पे माफी नहीं मांगता है। ये तो भगवान को भी बेच रहे हैं, गंगा मैया को भी बीच चौराहे पे बेचने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के लिए शर्म है कोई चीज नहीं है। चलिए जवाब लेते हैं नलिन कोहली का, उसके बाद आशुतोष आपके पास आऊंगा। नलिन कोहली को जिस तरह नलिन कोहली गंगा मैया भी हमने जी आज उसकी भी हमने पोल खोल दी है। आ रहा हूँ सुधीन जी। नलिन कोहली गंगा मैया से माफी ट्विटर पर मांगी, और लेकिन रोहनिया में उन्होंने ये भी कहा कि माँ गंगा मैं फिर आऊंगा, माँ तेरे चरणों में बैठूंगा। तो एक तरह से गंगा मैया के प्रति प्रेम को भी आप सियासी मंच से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बेच रहे हैं। नलिन कोहली, आ रहा हूँ आशुतोष आपके पास। नलिन कोहली। अजीत भाई, हाँ मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मीम अफजल साहब अक्सर जो है इनके साथ डिबेट में बैठते बहुत गंभीर बातें करते हैं। आज मुझे इनकी गंभीरता दिखी नहीं, और शायद इसलिए क्योंकि कुछ कहने को है नहीं। और ये चुनाव जब जैसे खत्म हो रहा है, जिस प्रकार का इनके राष्ट्रीय नेतृत्व का जो प्रदर्शन रहा है, लेकिन जो बात कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ, ये पहली बार भी जब गए थे तब कहा उन्होंने मुझे गंगा मैया ने बुलाया, न पार्टी ने भेजा न किसी और ने भेजा, न खुद आया, गंगा मैया ने बुलाया। तो गंगा आरती करनी चाहिए। ट्विटर पर क्यों माफी मांग रहे हैं आप? हाँ बता रहे आपको, ट्विटर पे क्यों माफी मांग रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा विचित्र सवाल है, अद्भुत सवाल है, और अंग्रेजी में इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा। कि एक व्यक्ति नहीं आ पा रहे हैं अपना प्रचार करने के लिए, ट्विटर का वैसे प्रयोग करते हैं। नहीं, लेकिन गंगा आरती की इजाजत थी आपको नलिन कोहली? भाषण में क्यों बोल भाई ऐसा है, मौनी हमारे देश के प्रधानमंत्री मौनी रूप में रहे होंगे लंबा, उसका ये अर्थ तो नहीं है कि हर नेता जो है सर आपसे सवाल पूछ रहे हो नरेंद्र मोदी की, आप जवाब दे रहे हैं मनमोहन सिंह के माध्यम से हो या कुछ करना है। मैं बता रहा हूँ उदाहरण, मैं आ रहा हूँ जल्दी आइए ना, वक्त कब होता है ना, बनारस में बैठे दिल्ली आ जाएंगे, किस तरह होता है पता होगा आपको। एक मिनट, गंगा मैया को लेके लगातार मोदी जी बोल रहे हैं। उनके ब्लॉग्स 2 आए हैं, इसके बाद वो खुद बोले जब यहाँ नामांकन के दिन आए तो उन्होंने कहा मैं लाया नहीं गया। सर ये जो मैं बोल चुका हूँ वही आप दोहरा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ गंगा आरती की इजाजत आज उस बात को आगे, आज इस बात को वो आगे लेकर जा रहे। गंगा मैया की आरती का तो मैंने जवाब दे दिया आपको। जब 8:10 पे हमने कहा कि हमें नहीं चाहिए परमिशन, तो उसके 2 घंटे के बाद बीएम को देने की क्या आवश्यकता थी? चलिए आशुतोष, उम्मीदवार को प्रचार करने का अवसर नहीं मिल रहा है। आप कुछ करना चाह रहे हैं? इनके पास कोई जवाब नहीं है। अजीत जी, दरअसल दिक्कत क्या है, नलिन कोहली और बीजेपी के प्रवक्ताओं की दिक्कत क्या है कि अगर आज वो जरा भी अगर सही सवाल का सही जवाब देंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। हालत बीजेपी का। मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि गंगा आरती के लिए किसी तरीके की कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है।
इस वक्त अरविंद केजरीवाल बिना किसी परमिशन के अपनी पत्नी के साथ गंगा आरती में शामिल होने के लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, पूरी बीजेपी झूठ बोलती है, उसकी झूठ बोलने में पीएचडी हासिल है। और अगर आज नरेंद्र मोदी को अगर गंगा आरती में शामिल होना था, अगर उनके दिल के अंदर इच्छा थी, तो वो जाके वहां शामिल हो सकते, उसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं और ये पहली बार नहीं, अरविंद केजरीवाल कई बार जा चुके बिना किसी परमिशन की, गलत बात कह रहे हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी कहते हैं गंगा मैया ने मुझे बुलाया। अरे अजीत जी, आप जब बेगूसराय अपनी माँ से मिलने के लिए जाते, जब माँ आपसे मिलाती है, तो क्या मोहल्ले का कोना छोके चले आते हैं? आप अपनी माँ से मिलने नहीं जाते हैं? अगर नरेंद्र मोदी के अंदर गंगा के प्रति इतना प्यार होता, अगर माँ ने बुलाया होता, तो जाते गंगा के घाट पर, वहां स्नान करते, डुबकी लगाते, टेलीविजन चैनल पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। चलिए, असल झूठ बोलने सुदीन भदौरिया, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं इसी के संदर्भ में? आप अपनी बात कहेंगे। एक ही बार आऊंगा नलिन कोहली, एक ही बार आऊंगा। सुदीन भदौरिया, बिल्कुल मैं बिल्कुल कुछ कहना चाहूंगा। झूठ बोलते हैं देश के सामने, गंगा आरती मैं कुछ कहना चाहूंगा। आरती के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। एक मिनट आ रहा हूं नलिन, एक मिनट। अजीत, मैं कुछ कहना चाहूंगा बड़े आप जो है जिस प्रकार के आज जो है मैं पहली बात अपनी कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा अजीत भाई, क्योंकि मैं देख रहा हूं लगातार इस डिबेट के अंदर में मैं देख रहा हूं लगातार इस डिबेट में परमिशन नहीं होती। गंगा के प्रति अगर जरा सा भी प्रेम होता, बिल्कुल तो गंगा के किनारे जाते, गंगा में स्नान करते, गंगा में डुबकी लेते, गंगा मैया का आशीर्वाद लेते, ना कि टेलीविजन चैनल पर खड़े होकर वहां पे ज्ञान देते, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते। किसी तरीके की गंगा आरती के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, अरुण जेटली झूठ बोल रहे हैं, मेरा आरोप है। आपका स्तर उसी स्तर पर गिर गया है जहां बच्चों की झूठी कसम से खाकर, लोगों के घरों में घुसकर आप लोगों की राजनीतिक झूठ पे आधारित है। आप इस तरीके की बात करने से मेरे सवाल का जवाब नहीं होगा। बेहतर है आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने राजनीतिक जनता के सामने बताइए, आप जो है वाकई में सकते हैं, गंगा आरती के लिए परमिशन की जरूरत होती है? महिलाओं के साथ कुछ भी कर सकते हैं, बच्चों की झूठी कसम खा सकते हैं, स्वराज के नाम पर अराजकता फैला सकते हैं। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, आशुतोष जी, आम आदमी पार्टी में जाकर आपने अपना व्यक्तिगत स्तर भी गिरा दिया है। चलिए, मुझे लगता है तीनों को रोकना होगा, क्योंकि व्यक्तिगत आक्षेप का वक्त नहीं है। एक मिनट, सुदीन भदौरिया, नलिन कोहली, नीम अफजल, आशुतोष रविदास अपने ब्रेक के बाद वापस लौटते। सुदीन भदौरिया, नलिन कोहली ब्रेक के बाद वापस लौटते। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को रैली की परमिशन क्या नहीं मिली, उसका जिस ढंग से बीजेपी ने दिन भर इस्तेमाल किया, उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ में यह भी चुनाव आयोग पर बीजेपी ने बहुत संगीन इल्जाम लगाए। नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में बहुत इल्जाम लगाए, चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए। यह भी कहा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर भी इल्जाम लगाए। यह भी कहा कि जिसे जनता हरा रही है उसे चुनाव आयोग नहीं जिता सकता, और जो कुछ हो रहा है बनारस में चुनाव आयोग के इशारे पर हो रहा है, और इसमें कहीं न कहीं साजिश है। ये बीजेपी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस पर सवाल उठता है, चुनाव आयोग पर ऐसे इल्जाम लगाने की वजह क्या है? क्या इसके पीछे कोई वजह है, या जिस ढंग से बीजेपी तस्वीरें हम बनारस की दिखा रहे हैं, जिस ढंग से रोड शो की शक्ल में मोदी का काफिला जा रहा है, जिस ढंग से मोदी की तस्वीरें आई है, क्या इसका बीजेपी ने पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की? इसी पर सवाल लगातार खड़े हो रहे। रविदास मेहरोत्रा, जिस ढंग से बीजेपी ने कहा है प्रांजल यादव का नाम बार बार, और अहम उसमें यह भी है रविदास मेहरोत्रा कि जब प्रांजल यादव का नाम बीजेपी के नेता लेते हैं तो कई बार यादव ब्रिगेड भी कहा मीनाक्षी लेखी ने, बीजेपी के नेता ने। इसको किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या राज्य सरकार की भी कहीं कोई मंशा ऐसी थी जिसकी तरफ एक बार मायावती भी इशारा कर रही है कि राज्य सरकार, मुलायम सिंह यादव और बीजेपी ये सब के बीच फिक्स है? आजम खान ने एक थ्योरी आज दे दी, आपकी पार्टी के नेता, पहले भी मैंने कहा कि ये चुनाव आयोग और मोदी के बीच फिक्स है। मामला क्या है रविदास मेहरोत्रा? प्रांजल यादव से राज्य सरकार, आपकी पार्टी के मुखिया का क्या कोई रिश्ता है? देखिए अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे जनता गुमराह हो जाए। ये वहां के आरओ का और चुनाव आयोग का फैसला है। इसमें प्रदेश की सरकार का कोई भी निर्देश नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने
स्थान बदलने की बात कही है। अजीत जी, हम बताएं आपको, 26 अप्रैल को लखनऊ में मौलवीगंज में मुख्यमंत्री जी की एक सभा थी मेरे क्षेत्र में, लेकिन आरओ ने परमिशन नहीं दी और मुख्यमंत्री जी की सभा मौलवीगंज के स्थान पर अमीनाबाद में हुई। हमने मेरे क्षेत्र के अंदर सभा थी और मैंने वो स्थान चेंज किया। तो आरओ को ये अधिकार है कि अगर कोई स्थान ऐसा है जहां पर सभा करना ठीक नहीं है तो वो स्थान को चेंज करने की बात करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी के पक्ष में हवा है तो स्थान को चेंज करने से वो घबरा क्यों रहे थे? वो क्षेत्र नरेंद्र मोदी का ही था, उस स्थान पर वहां मीटिंग करते, लेकिन उन्होंने मीटिंग ना करके केवल रजत लाभ लेने चलिए ठीक है, अपनी बात कर दी आपने, अपनी बात आपने कह दी। नलिन कोहली जरा इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आशुतोष और सुदीन भदौरिया के पास जाऊंगा। नलिन कोहली संवैधानिक संस्था पर अगर इतने संगीन संवैधानिक संस्था पर, एक मिनट सुन लीजिए नलिन कोहली, इतने संगीन इल्जाम अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लगाते हैं तो उसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, चुनाव आयोग फिक्सिंग कर रहा है, जो कुछ भी नरेंद्र मोदी ने आज कहा। इससे आप एक संस्था पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। नलिन कोहली, ये आपने कैसे तय कर लिया कि बुनियाद नहीं है और आधार नहीं है? अच्छा। मैं पहले ये स्पष्ट करना चाहूंगा, चारों चिट्ठियों को या तो आप एक बार पढ़ लीजिए जो अरुण जेटली जी ने लिखे, कानून मंत्री रह चुके देश के, एक माने जाने वकील है। चारों चिट्ठियां मेरे हाथ में, संवैधानिक चारों चिट्ठियां मेरे हाथ में, संविधान को भी, तो इसीलिए तो पढ़ लीजिए। इन चारों चिट्ठियों में नलिन कोहली कोई सबूत नहीं है, इसमें एलिगेशन है, इसमें एलिगेशन है कि आपने हमें बेनियाबाग में इजाजत नहीं दी और चुनाव आयोग का साथ में जवाब भी है। चुनाव आयोग ने कहा कि संवेदनशील इलाका था। प्रोग्राम के माध्यम से कह रहा हूं, मैं आपको प्रोग्राम के माध्यम से कह रहा हूं कि सबूत भी आपको मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को रिटन रूप से परमिशन दी गई है और वो आप देखेगा। अभी तो सारे प्रेस रिलीज नहीं निकले हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा एक अलग विषय पे, मैं लगातार देख रहा हूं कि आशुतोष जो है इस चर्चा को व्यक्तिगत स्तर पर अरुण जेटली जी को लेकर ले जा रहे हैं। हो सकता है उनके मन में ईर्ष्या हो या पीड़ा हो कि एक अच्छी नौकरी छोड़ के ऐसी पार्टी में आए जहां उनका भविष्य अब उनको ब्लीक लग रहा हो। और मैं ब्लंटली कहूंगा, या तो विषयों पे बात करें और अगर उनको व्यक्तिगत बातें करनी है तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी पे मैं कई चीजें कह सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नलिन कोहली हो गया, चलिए झूठी कसम चलिए खाने नलिन वाला कोई नहीं है। नलिन कोहली दांत दिखा लीजिए, लेकिन उससे आपकी पार्टी की हैसियत बदलती नहीं है। चलिए नलिन कोहली आपने अपनी बात कह दी, आशुतोष कुछ जवाब दीजिए, उसके बाद सुदीन भदौरिया के पास जाएंगे। आशुतोष, जिस ढंग से मोदी का समर्थन वहां बनारस में हो रहा है, जिस ढंग से मोदी का माहौल बन रहा है, उससे खलबली बेचैनी केजरीवाल की टीम में, आप में, केजरीवाल में है कि सब कुछ स्टेक पर जिंदगी का दाव लगा दिया बनारस में, और बनारस से अच्छे संकेत नहीं है। और दिन भर आज जो कुछ भी बीजेपी ने किया, ये एक और आपके लिए झटका है। आशुतोष, ये बेचैनी दिख रही है। अजीत जी, जरा रोहनिया की जो रैली हुई थी अभी नरेंद्र मोदी की, उसके विजुअल भी दिखा दिए, लोगों को पता चल जाएगा कितने लोग वहां इकट्ठा थे। दरअसल ये जो पूरी हरकत आज बीजेपी की तरफ से वही इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। दूसरी बात, कल अरुण जेटली ने कहा था कि उनको आईबी की रिपोर्ट पता चली। मेरे ख्याल से तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अरुण जेटली के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको कहां से पता चला? आईबी की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होती है और आप कह रहे हो कि आपको आईबी की रिपोर्ट मिली, इस तरीके से कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं थे। तो नलिन कोहली को भी जरा सोचना चाहिए, जिस पार्टी के अंदर है उस पार्टी का इतिहास झूठ बोलने का है। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि क्या यह सच्चाई नहीं है कि गंगा आरती के लिए किसी तरीके की कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती? नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली कल से लगातार इस पूरे मसले पर झूठ बोल रहे हैं। अगर मेरी बात में दम है तो नलिन कोहली साफ तौर पर बताएं। चलिए नलिन कोहली जरा 30-40 सेकंड में जवाब दीजिए। वाकई में गंगा आरती के लिए परमिशन की जरूरत होती है, जरूरत नहीं होती है? नलिन कोहली सवाल का जवाब दें। मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से काम नहीं चलेगा और आक्षेप लगाने डराने की कोशिश न करें। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अरुण जेटली अगर झूठ बोल रहे हैं तो पूरी दुनिया को पता है झूठ बोल रहे हैं, अन्यथा मेरी बातों का जवाब दें, तथ्यों के आधार पर तथ्यों का सामना करें। नलिन कोहली, अरे तथ्यों के क्या, हर चीज का सामना करेंगे, आपके झूठ का भी करेंगे और आपके बेबुनियाद तथ्यों के। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गंगा आरती के परमिशन की जरूरत होती है उनको? मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे बीच में मत टोकिए। मैं जब बोल रहा हूं आप बीच में मत बोलिए।
जब मैंने कहा, जब मैं आपकी बात सुन सकता हूं शालीनता से, तो लाठी लेके आ जाएंगे जैसे गेट पर आ गए थे। आप लोगों की राजनीति बन चुकी है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। अरुण जेटली जी जो है वो अगर कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है। बहुत चीजें जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक भी पहुंचती है। आप लोगों को गवर्नेंस का आइडिया नहीं है, इसलिए तो 49 दिनों में दिल्ली में एक मजाक देखा हमने सरकार के लिए। अब आइए गंगा आरती पे। पूरी देश की जो राजनीति है और आम आदमी पार्टी की विशिष्ट रूप से मोदी जी के नाम पे राजनीति चलती है। आप विषयहीन हैं, इसीलिए मोदी जी को लेके ही राजनीति करते हैं। हमने परमिशन मांगी क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नलिन कोहली बनारस के डीएम प्रांजल यादव का एक बयान है जो हमने सुनाया अभी प्रोग्राम के शुरू में। प्रांजल यादव ने कहा कि लिखित तौर पर मेरे पास शाम को 5 बजे अनुमति के लिए उनका पत्र आया और हम जब तक अनुमति देते तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कह दिया कि हम सत्याग्रह करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। यदि मोदी जी बिना अनुमति के गंगा आरती में जाते और परमिशन नहीं लेते तो फिर यही मैं आपको कह रहा हूं, डंके की चोट पे जितने लोग हैं अपनी राजनीति उस विषय में बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, मुझे लगता है वक्त कम है। आशुतोष सिर्फ 30 सेकंड दे पाऊंगा, उसके बाद मुझे जरा सुनील भदौरिया के पास जाना होगा। आशुतोष क्या अजीत जी नलिन कोहली एक बार फिर गलत बयानी कर रहे हैं? क्या वो बताना चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते आईबी की रिपोर्ट लगातार उनको दिखाई जाती है? क्या वो ये कहना चाहते हैं उन्होंने झूठ बोलने का प्रयास किया है? आईबी की रिपोर्ट सरकार के पास जाती, लीडर ऑफ अपोजिशन के पास नहीं जाती है। गुमराह करने का काम कर, मैं फिर कहना चाहता हूं, मुझे लगता है चलिए ये विषय से हम भटक रहे हैं, दूसरे लोगों को शामिल करते हैं। या तो मेरे तथ्यों को सत्यापित करें कि क्या आईबी की रिपोर्ट लीडर ऑफ अपोजिशन को दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती है आशुतोष, नहीं दिखाई जाती है। चलिए, लेकिन विषय से भटक रहे हैं। नलिन भदौरिया बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं नलिन कोहली क्यों ये बताने का प्रयास कर रहे हैं? दरअसल नलिन कोहली को ही जानकारी नहीं है। चलिए, सुदीन भदौरिया, नलिन कोहली छोड़िए, इससे दूसरे लोग शामिल नहीं हो पा रहे बात में। सुदीन भदौरिया, एक मिनट नलिन कोहली, एक मिनट सुदीन भदौरिया को शामिल करते हैं। आशुतोष जी, मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत सरकार में मैंने काम किया है, और जो आप अरविंद केजरीवाल जी के कह रहे हैं भारत सरकार में उनसे ऊंची। चलिए ठीक है, वक्त कम है। नलिन कोहली जरा सुदीन भदौरिया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चलिए, दिखाई जाती है। सवाल का जवाब चलिए, आप दोनों शांत हो जाएं जरा, उसके बाद जरा नलिन कोहली, अरे बनारस में जाइए शाम को, अब मोदी आ चुके हैं, गंगा स्नान करिए, शांत रहिए। सुदीन भदौरिया, सवाल उठता है चुनाव आयोग को आप सब लोगों ने मिलकर ऐसा बना दिया। एक मिनट सुदीन भदौरिया सुन लीजिए पहले। आपने भी अगर कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत है, मायावती ने कहा यह भी चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, रिटर्निंग ऑफिसर डीएम होता है, आपने भी उस संवैधानिक संस्था पर चोट किया। आप सबने मिलकर मान लिया कि चुनाव आयोग जो भी कर रहा है वो गलत है और कहीं न कहीं फिक्सिंग है, तो एक तरह से बिना सबूत के सब मिलकर माखौल उड़ा रहे हैं। और यह वाकई चुनाव आयोग फिक्स है? चुनाव आयोग पर कतई मैं आपको दोनों की बात बतला दूं, हम चुनाव आयोग पर ना कह के हम उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में कह रहे हैं। और दूसरी चीज मैं ये कह दूं, जिस पार्टी से नलिन कोहली हैं, इनकी ये कोई नई आदत नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, इनके मुख्यमंत्री उस समय थे कल्याण सिंह, आज वही सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। साक्षी महाराज उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने पहला हथौड़ा बजाया था बाबरी मस्जिद पर, उनके पुत्र एटा से चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी स्वयं उस रथ के सबसे बड़े वाहक थे। इनको सन 92 में पूरे देश ने देखा झूठ बोलते हुए, और आज फिर वही झूठ हम लोगों ने देखा इनको दोहराते हुए। और नलिन कोहली जी तो बहुत प्रतिभावान व्यक्ति हैं, इन्होंने तो लाठी लेके जिस तरह से भांजी थी अपने कार्यालय पे, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लोकतंत्र पर और संविधान पर ये लाठी भांजना। चलिए, मीम अफजल माफ करें, मीम अफजल आपके पास नहीं आ पाया। मीम अफजल साहब वैसे कांग्रेस के उम्मीदवार भी वो चुनाव मैदान में है। एक मिनट नलिन कोहली एक ही बार जवाब दे दीजिएगा, कार्यक्रम खत्म ही करना है। छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा यदि एक शॉट भी हो मेरी लाठी चलाते हुए। कम से कम हमने अपनी कोई प्रतिमा नहीं बनाई है हैंडबैग पकड़ते हुए, जब लाखों लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं। चलिए, और
एक मिनट नलिन कोहली, सुदीन भदौरिया, मीम अफजल, क्या ज्ञान बांट रहे हैं हमें? मीम अफजल, जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने एक तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी हमले किए हैं कि चुनाव आयोग एक तरह से पक्षपात जो कर रहा है उसमें कहीं न कहीं केंद्र सरकार भी शामिल है। एक तरह से उन्होंने एक तो कहा बाप बेटे की सरकार क्या एक इंसान को सुरक्षा नहीं दे सकती, दूसरा माँ बेटे की सरकार एक इंसान को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये तो सवाल उठता है मीम अफजल कि अगर सुरक्षा का मामला था बेनियाबाद में तो सरकार का काम है सुरक्षा देना, ताकि कोई उम्मीदवार अपने मन मुताबिक किसी मैदान में रैली कर सके। तो ये नाकामी है सरकार की, बजाय इसके कि आप कहें आप यहां रैली नहीं कर सकते। मीम अफजल, देखिए इसका जवाब तो आपने एसपी के जो हमारे यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता उनसे बात कर ही ली है, और मैं उसके लिए एंटाइटल भी नहीं हूँ कि उसका जवाब दूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरह संवैधानिक जो इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसको जिस तरह पिछले कुछ जब से FIR हुई है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, वो आपे से बाहर हो चुके हैं और वो कोई मौका नहीं जाने दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर हमला करने का। मैं आज अभी आप काफी देर से ये बात कह रहे हैं, अभी तक वहां पर रैली चल रही है, रोड शो चल रहा है। मुझको ये भी नहीं पता कि इसकी परमिशन भी उनके पास है या नहीं है। पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बनारस के अंदर कानून की, और कहीं कहीं पर उसको कलर भी देने की कोशिश करते हैं मोदी जी। वो सवाल पूछा, आज मैं देख रहा हूं कि नलिन जी भी कुछ जवाब दे नहीं पा रहे हैं और काफी हताश है। मैंने कभी उनको इतना गुस्से में देखा नहीं। चलिए नलिन कोहली, एक बात जो मीम अफजल ने कही एक सवाल के साथ, कि अरविंद केजरीवाल जब गुजरात गए थे तो आचार संहिता के नाम पर गुजरात पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के काफिले को, जिसमें 2-3 गाड़ियां थी, रोक लिया था, डिटेन किया था। अभी रोड शो जो निकाल रहे हैं, एक तरह से रोड शो है क्योंकि उस काफिले में कई गाड़ियां हैं, हजारों लोग हैं। क्या इसकी इजाजत है? और अगर बिना इजाजत के आप ये कर रहे हैं, सारा देश जबरन है नलिन कोहली, कानून उड़ा रहे हैं लोग को, सबको धज्जी उड़ाकर। नलिन कोहली, ऐसा है, और जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसके सिलसिले में उस चिट्ठी में जो आपके पास यही सब करने वाले हैं, सब खातिर जमा रखे हैं। ये सिर्फ नेहरू फैमिली खानदान पे अटैक करने वाले नहीं है, ये हर उस आदमी पर अटैक करेंगे। 30 सेकंड नलिन कोहली, 30 सेकंड डिक्टेटर है। मीम अफजल क्या हो गया? आशुतोष जी से सीख लिया कुछ आपने? मीम अफजल एक मिनट, नलिन कोहली 30 सेकंड जवाब दीजिए, क्या इस रोड शो की इजाजत है आपको? नलिन कोहली 30 सेकंड, क्या इस रोड शो की इजाजत है? जल्दी नहीं मानते हैं ये। एक मिनट सुदीन भदौरिया, वक्त का मैं प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। नलिन कोहली, क्या इस रोड शो की इजाजत है? सीधे टू द पॉइंट बात कह रहा हूं। यदि आप अरुण जेटली जी के चिट्ठी को ध्यान से पढ़ते, उसमें कहा वो अपने नॉर्मल मोटरकेड अपने काफिला से जाएंगे। हमने कोई रोड शो किया नहीं। यदि जनता जो है लाखों की तादाद में आ रही है क्योंकि मोदी जी को रोका जा रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा जवाब है। आम आदमी पार्टी की तरह नहीं। चलिए, मुझे वक्त की कमी है, माफ करें, कार्यक्रम को यहाँ खत्म करना पड़ेगा। नलिन कोहली ने सवाल ये भी उठता है कि अगर रोड शो की इजाजत नहीं थी और इस ढंग से गाड़ियों का काफिला हजारों लोगों के हुजूम के साथ मोदी जा रहे, तो सवाल यह भी उठता है क्या चुनाव आयोग या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत के बगैर इस ढंग से काफिला जा सकता है? क्या बीजेपी जानबूझकर बीजेपी ने ऐसी कोशिश की जिससे सियासी फायदा मिल सके? इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद रात 8 बजे देखिए महाभारत।